हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास है वो यूरोप में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे 18वीं शताब्दी में उसके लेकर के है। हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो क्लास है ना वो ओएमए के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो है क्लास उसका पेपर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसकी पेपर 3 में एक सिलेबस में एक यूनिट 1 का पेपर है। यूनिट 1 में आपका जिक्र है कि ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट सोसाइटी टू मिडिवल सोसाइटी, किस प्रकार से यूरोप में प्राचीन सभ्यता या प्राचीन समाज से एक मध्यकालीन समाज की ओर परिवर्तन होता है। और उसमें किस किस कंडीशन में सामाजिक स्थिति उनकी, उसमें आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इकोनॉमी। और इकोनॉमी में दो कंडीशन आती है, एक एग्रेरियन स्ट्रक्चर वाला और दूसरा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, आपका हो गया व्यापार एवं वाणिज्य। तो दोस्तों, यूरोप को अगर हम कलेक्टिवली लेना तो यूरोप में आपका चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सभी का ना हमेशा ऐसा देखा गया है पढ़ाई करने के बाद या अध्ययन करने के बाद कि सभी का सोशल स्टेटस एक जैसा था। लेकिन हमारे कॉलेजों में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हो फ्रांस को लेकर के अधिकतर या फिर जर्मनी को लेकर के। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी में फ्रांस का सामाजिक स्थितियां किस प्रकार थी। पर इन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ से आप सभी को हिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। और हाँ, यदि आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। वहाँ पे आपका फाउंडेशन हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ से आप कंपटीशन का तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ एक आपका जो सेमेस्टर बैच बनी हुई है, जहाँ से आप अभी सेमेस्टर एमए में आप यदि हो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से तो वहाँ से टॉपिक कवर कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, पूरा कंप्लीट होने के बाद यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। हिस्ट्री के जीत के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाई हुई है, आप वहां पे आके यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली ना फ्रांस के समाज को हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं। ये अध्ययन की दृष्टि से हम बांटते हैं, ऐसा कोई डिवीजन है नहीं। हमने अध्ययन की सुविधा से बांटा हुआ है। जिस प्रकार से भारत को बांटा गया ना एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, जैसे हम जनरली बोलते हैं कि मिडिवल काल को मुस्लिम एरा मानते हैं हम लोग। ठीक है। एशियन में हम लोग थोड़ा बहुत हिंदू धर्मों का मानते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग अध्ययन की दृष्टि से इसे भी 3 वर्षों में 3 भाग में बांटे हैं। पहला आपका जो है उसमें पादरी और चर्च के सदस्य थे। पादरी मतलब कि अब जिस प्रकार से हमारा भारत में ब्राह्मण वर्ग है ना, उसी प्रकार से चर्च में रहने वाले लोगों की थी इसमें विशेषता। दूसरा आपका कुलीन वर्ग की है, बड़े लोगों की है। ठीक है। और तीसरा आपका आता है जनरल। इसमें भी 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी में आते हैं बड़े व्यवसायी लोग, व्यापारी, कोर्ट के अधिकारी, वकील इत्यादि। जबकि दूसरे कैटेगरी में आते हैं बड़े बड़े किसान व शिल्पकार लोग। और तीसरे कैटेगरी में सबसे निचले पायदान के यही लोग होते हैं, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर व नौकर। ठीक है। चलो अब थोड़े बहुत इसके बारे में डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो 18वीं शताब्दी में ना फ्रांस का समाज 3 समूह में बटा हुआ था, जिन्हें ई स्टेट्स के नाम से हम जानते हैं। और इनमें नंबर से पहला आती है प्रथम स्टेटस में पादरी व चर्च। इनके अन्य सदस्य प्रथम स्टेटस के सदस्य होते थे। दूसरी स्टेटस में आते हैं कुलीन वर्गीय लोग। कुलीन वर्ग के लोग जो थे इनके द्वितीय स्टेटस में रखा जाता था। इस वर्ष की सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती थी। यदि आप कुलीन वर्ग में अगर चाहते हो अपने सदस्यता ग्रहण करना तो आप जन्म से अगर कुलीन वर्ग में हो तो अच्छी बात है। ठीक है। तभी आपको यहाँ से कुलीन वर्ग की आपको क्या मिलेगी, सामाजिक स्टेटस मिलेगी। यदि यानी ये हुआ कि कुलीन वर्ग में जन्मा व्यक्ति इस स्टेटस का सदस्यता प्राप्त कर सकता था। कौन सा स्टेटस, कुलीन वर्ग या द्वितीय स्टेटस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस वर्ष की सदस्यता को खरीद सकते थे। बड़े बड़े लोग ना पैसों से खरीद करके अपने द्वितीय स्टेटस को हासिल करते थे। कोई व्यक्ति एक भारी टैक्स चुका करके या फिर राज परिवार की अच्छी सेवा करके ये द्वितीय स्टेटस को हासिल कर लेता था। एक तीसरा वर्ग भी था। तृतीय स्टेटस में बताया गया है 3 वर्ग के लोग। पहले समूह में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कोर्ट के अधिकारी, वकील इत्यादि आते थे। जबकि बड़े किसान व शिल्पकार जो थे वे दूसरे समूह में आते थे। साथ ही यदि हम तीसरे की बात करें तो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर व नौकर चाकर तीसरे समूह में आते थे। ये तृतीय स्टेटस जो थी, इनके सदस्यों को टैक्स देना पड़ता था।
इन्हें टैक्स से छूट नहीं था, जबकि प्रथम को टैक्स से छूट था, द्वितीय तो दूसरा से ही टैक्स लिया करते थे खुद, और तृतीय बेचारा फंस गए थे, ये सभी को टैक्स देते थे। ठीक है, आगे हम थ्योरी पार्ट कवर करते हैं इसके। किस पार्ट को? थ्योरी। ठीक है, तो मध्य युग के कला व साहित्य में मूलतः तीन प्रकार के सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व थे। वे जो युद्ध करते थे उसे हम भूमिधर कुलीन वर्ग कहते हैं। वे जो प्रार्थना करते थे वह समाज में आध्यात्मिक कल्याण की देखरेख करते थे, जिसे पादरी भी कहा गया है या फिर पुजारी कहा गया है। और तीसरा कैटेगरी था वे जो खेतों और दुकानों में काम करते थे, जिसे किसान या ग्रामीण शिल्पी कहा गया है। शहरों के उदय के बाद जब शहरों का ट्रांजिशन हुआ, नए नए शहर का स्थापना होने लगा, उसके बाद एक चौथा सामूहिक वर्ग का भी क्या होती है? जन्म होने लगती है, जिसे हम जानते हैं व्यापारिक वर्ग के नाम से। तो मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में भूमिधर अभिजात वर्ग और किसान केंद्रीय धुरी थे। केंद्रीय धुरी का मतलब हुआ कि मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में भूमिधर किसान और वर्ग जो थे वो केंद्रीय मतलब कि सेंटर पॉइंट में थे। कोई प्रॉब्लम होना हो तो इन्हीं को होगा, फायदा होना हो तो थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो भूमिधर की अभिजात वर्ग और किसान केंद्रीय धुरी थे, और आधुनिक वर्ग संबंधों की तरह उनका संबंध भी उत्पादन से जुड़ा हुआ था। भूमिधर अभिजात वर्ग खेत के मालिक तो थे, परंतु वे खेत में काम नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये है, जिनके पास अधिक भूमि हुआ करते थे ना, जो भूमिधर कुलीन वर्ग थे। भूमिधर कौन? वही लोग जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुलीन मतलब बड़े व्यक्ति जिनके पास क्या हो, धन दौलत भर भर के हो, जमीनें वगैरह भर भर के हो। तो जो भूमिधर व्यक्ति थे ना, जो भूमिधर व्यक्ति आपके थे, वो काम नहीं करते थे। इनके पास तो जमीन तो भर भर के थी, ये खेत के तो मालिक थे, लेकिन खेतों पे खुद काम नहीं करते थे। खेतों के मालिक किसान व कृषि मजदूरों की जबरदस्ती काम करवाते थे। ये छोटे वर्ग के लोगों से जबरदस्ती अपने खेतों में काम करवाया करते थे। पराधीन होने के बावजूद वे खेती के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते थे। सामंती पदानुक्रम की पूरी इमारत, उनके उपभोग के तरीके व सामाजिक प्रथाएं किसानों से प्राप्त अधिशेष प्रदाय था। जितना वो शान शौकत में रहते थे ना, इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि किसान उसको सपोर्ट करते थे। अब सपोर्ट तो कोई खुशी से करता नहीं है, शोषण के बल पर वो सपोर्ट करवाते थे, और इन्हीं के बलबूते पर वो सामंत वर्ग रहते थे या कुलीन वर्ग जो थे वो खुशियों में रहा करते थे। ठीक है, वे किसानों से जबरन श्रम करवाते थे, जिसे हम बेगार व्यवस्था कहते हैं, और उनसे कर भी वसूलते थे। इसी का उल्लेख करते हुए मार्क्स ने लिखा है, एक मार्क्स राइटर है, ऐतिहासिक राइटर है। ठीक है, उन्हें लिखा है कि अभी तक के समाज का इतिहास वर्ग जो था वो संघर्ष का इतिहास है। कब तक का? 1800 शताब्दी की बात हो रही है, मतलब कि 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। यहाँ तक कि आरंभ में शहरों पर भी सामंतों का वर्चस्व था। राजनीतिक स्तर पर भी संबंधों की एक पूरी व्यवस्था कायम की गई थी, जिसमें कमजोर व्यक्ति अधिक शक्तिशाली भूमि स्वामित्व संरक्षण चाहते थे, और उसके बदले में आजीवन निष्ठा व सैनिक सेवन का वंचन देते थे, और इसके बदले में उन्हें जमीन दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो समाज, समाज से आपके मन में क्या आता है? आपको क्या लगता है कि समाज हमेशा सही होता है? अभी आप जहाँ पे हो, आप वहाँ से अपने आस-पास को देखो। आपको खुद नज़र आएगी कि समाज में भी कई सारी चीज़ें हैं। आप खुद देखोगे कि आप जिस लेवल में हो, उस लेवल से भी कोई लोग नीचे वाले होंगे। या तो वो पैसे के बल पे गरीब होंगे या किसी अन्य कारणों से। आप जिस लेवल हो उस लेवल से ऊपर एक बार देखना, आपसे वो क्या होंगे, या तो पैसे के बल पे या जमीनों के या किसी भी अन्य कारणों के वजह से वो आपसे बड़े होंगे। वही वजह यहाँ पे भी हमें दिखाई देने देती है। तो इतिहास एक ऐसा चीज है ना, जिसे हम खुद रियलाइज करके अपने भाषाओं में हम लिख सकते हैं कहीं पे भी, और इसे मार्क्स जनरली कटती नहीं है, यदि आप सही से लिखते हो और प्रॉपर वे में लिखते हो तो। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्ययुगीन समाज में किसानों के साथ एक विशेष संबंधों के जरिए कृषि अधिशेष की प्राप्ति और भूमि संपदा शक्ति के विकेंद्रीकरण का आधार बन गए। इस विकेंद्रीकरण के द्वारा भूमिपतियों का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वर्चस्व कायम हुआ, जिसकी प्रकृति सामंती थी। तो लोगों ने क्या किया, जो सामंत वर्ग के, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, वे अपने से नीचे वाले लोगों को, जिनके पास खाने का रोटी नहीं था, उन सबसे काम करवाया करते थे।
रोटी तक तो दे दिया करते थे, लेकिन उनकी जितना मजदूरी हुआ करती थी, वो मजदूरी वो नहीं दिया करते थे और उनके ही मजदूरियों से अगर कहा जाए तो उन्हीं के मजदूरियों को लाभ उठा करके ये अपने आप को शान-ओ-शौकत में जीवन जीते थे। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी ज़मीन को वो दूसरों को दे दिया करते थे और बोलते थे इसमें आपको जो भी खेती करनी है, आप यहाँ पे करें और मुझे टैक्स भी दें और इसके पैसे साथ ही साथ के धन जो आप यहाँ पे उपजाएँगे वो भी मुझे दें। कुछ हिस्सा आप इससे रख सकते हो। तो ऐसी कई सारी सुविधाएँ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन शोषण भी बड़ी मात्रा में थी। इन अनिवार्य विशेषताओं के अलावा मध्ययुगीन आर्थिक व्यवस्था में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त आर्थिक अधिकारों और क्षेत्रीय नियंत्रणों को इस्तेमाल किया जाता था। समाज में इसकी हैसियत सबसे ज़्यादा होती थी, जिसके पाने जिसके पास धन का स्रोत ज़्यादा होता था। दूसरी बात कैटेगरी आती है मध्ययुगीन आर्थिक व्यवस्था में जो लोग थे, उसकी कैटेगरी की। मतलब कि उसी 18वीं शताब्दी की ही बात हो रही है कि उस समय के जो लोग थे, उनकी आर्थिक स्थितियों में क्या देखा गया? इज़ाफ़ा देखा गया। क्षेत्रीय नियंत्रण का इस्तेमाल भी करने लगे थे वो लोग। मतलब कि वही सामंत वर्ग, वही कुलीन वर्ग अपने आस-पास के एरिया के ऊपर क्या कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। मतलब ये कि अपने आप को छोटे सामंत के ही के सही लेकिन राजा मानने लगे थे। समाज में उसकी हैसियत सबसे बड़ी होती थी जिसके पास धन का स्रोत ज़्यादा होता था। उस समय जिनके पास धन या संपत्ति ज़्यादा होता था, समाज में उनका हैसियत भी उसी कैटेगरी के ज़्यादा वाली होती थी। जिसके पास अधिक समय से पदवी होती थी और जिसके पास ज़्यादा सशस्त्र सैनिक और कर्मचारी होते थे। एक अपेक्षाकृत कम धनिक कुलीन भी एक अधिक अमीर शहरी व्यापारी से अधिक सामान्य होता था। इसलिए व्यापारी वर्ग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों की शादी भूमिपतियों से क्या करते थे। मतलब कि व्यापारी वर्ग की कंपैरिजन में अगर देखें तो कुलीन वर्ग का ना उस समय ओहदा जो था वो थोड़ा ऊँचे लेवल पे था, ठीक है? इसलिए जो व्यापारी वर्ग जो इनसे मान लो कि कुलीनों से भी अगर उनके पास अधिक धन हो, मान लेते हैं कुलीनों के पास ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन व्यापारी के पास धन ज़्यादा है। लेकिन मान्यता तो बहुत सारा देखा गया है कि नहीं ज़मीनें उस समय ज़्यादा थी मतलब कि ये आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं और आप क्या हो व्यापारियों से भी उच्च वर्ग के हो। लेकिन व्यापारी लोग चालाक होते थे। वो अपनी बेटियों को इन कुलीन वर्ग के लोगों के साथ विवाह करवा दिया करते थे और अपने आप को उनसे संबंध बना लेते थे एक उच्च ओहदे वाले। ठीक है? उनके अलग राज्य चिन्ह, वस्त्र और सामाजिक रीति-रिवाज़ें तो होती ही थी। इस कुलीन वर्ग की एक अन्य खासियत भी था कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, वे स्वयं श्रम नहीं करते थे। उनके पास क्यों ना बड़ी समस्या से समस्या पैदा हो जाए, वो अपने से खुद से ज़मीन में कोई भी चीज़ें फसलें उगाया नहीं करते थे। अपनी ज़मीन में कोई कार्य नहीं करते थे। वे स्वयं अगर कहा जाए ना लेबर फ़ोर्स का काम करते ही नहीं थे, बल्कि दूसरे से श्रम करवाते थे। श्रम का मतलब होता है काम करवाना। वे ना तो खेती करते थे और ना ही व्यापार करते थे, बल्कि दोनों ही कार्यों में अपने से नीची वाले लोगों के साथ नीची निगाह से देखा करते थे इनको और नीची वाले अपनी जगहों पे इनका यूज़ करते करते थे। मतलब ये कि वे ना तो अपने से खेती करते थे, ना ही इन कार्यों में कुछ सहयोग करते थे। ये अपने आप को ऐसा मानते थे कि हमारे पास इतना सा ज़मीन है, मतलब कि ज़मीने पे हम काम करेंगे तो हमें कोई नीचे निगाह से देखेगा। इसलिए ये लोग अपोज़िट ये लोग खुद उसे नीचे निगाहों में देखा करते थे और बोलते थे यहाँ पे हम नहीं बल्कि हमसे नीचे वाले ओहदे के जो लोग हैं, जो गरीब कुलीन वर्ग से नीचे वाले के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे काम करेंगे और इन्हीं के बलबूते पे हम राज करेंगे। आगे हम बात करें तो वे नाइट की पदवियों की प्राप्ति को ही अपने कर्म मानते थे और इसके जरिए समाज में वे अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखते थे। केवल उच्च वंश के सदस्यों को ही नाइट की उपाधि दी गई थी। उस समय उपाधियाँ भी राजा-रवादारों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है? आप लोग को याद होगा नाइटहुड से एक शब्द याद होना चाहिए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है? लेकिन कुछ दिन बाद क्या होती थी कि आज़ादी के समय में ही नाइटहुड की उपाधि को उन्हें त्याग दिया था। ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दिया था, दोनों ने त्याग दिया था कुछ दिन बाद। इस प्रकार कुलीन वर्गों जिसमें पुरुष व महिलाएँ दोनों शामिल थे, इनका अलग-अलग वर्ग था। पुजारी वर्ग भी थे। अब इन सब के अधिक कुलीन वर्ग के अधिक एक नया वर्ग आता है पुजारी वर्ग। कौन आता है? पुजारी वर्ग। ये पुजारी कौन थे? तो ये पुजारी उस समय के चर्च से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है? पुजारी वर्ग भी पहले दर्जे के सदस्य थे क्योंकि वे अपने को ईश्वर मनुष्य के बीच का मध्यस्थ मानते थे।
उस समय के जो चर्च में रहने वाले जो पादरी थे या पुजारी वर्ग थे, वो अपने आप को भगवान और लोगों के बीच का क्या मानते जानते हो? मीडिएटर मानते थे, मध्यस्थ मानते थे। वो अपने आप को कहा करते थे कि भगवान हमें आपको और भगवान के बीच के संबंधों को बताने के लिए भेजा है। आपको अगर कोई चीज़ें चाहिए तो आप हमसे माँगिए, मैं भगवान को कह दूँगा और वहाँ से जो भी चीज़ें हम अगर बोलेंगे तो मानिए वो भगवान बोल रहे हैं। मतलब अपने आप को बहुत बड़े ओहदे मानते थे, ये हमेशा भगवान के दर्जे वाले मानते थे। ठीक है? तो पुजारी वर्ग भी पहले दर्जे के सदस्य थे क्योंकि वे अपने को ईश्वर मनुष्य के बीच के संबंध अथवा मध्यस्थ मानते थे। अपने इस विशिष्ट स्थान के लिए उन्हें समाज में कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। और जिसकी वजह से उनके पास कई सारे बड़े-बड़े विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। उन्हें स्वयं और एक संस्था के रूप में चर्च को कोई कर नहीं देना पड़ता था। यहाँ तक कि पुजारी वर्ग को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, वो टैक्स फ्री थे। यहाँ तक कि चर्च में जिस चर्च में वो रहा करते थे, वो चर्च में कहीं भी टैक्स का भी प्रावधान नहीं था। कुलीन वर्ग उनके इस विशेषाधिकार को मंजूरी देता था और जो इन सबसे ऊँचे व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग के लोग, वो इनके विशेषाधिकार को क्या करते थे? मान्यता देते थे। बदले में चर्च कृषि दास प्रथा को वैधता प्रदान करता था। बदले में जो पुजारी वर्ग था, जहाँ पे चर्च में ये रहा करते थे, ये चर्च या फिर ये पुजारी वर्ग जो था, वो कृषि दास कृषियों में किन चीज़ों का? दास प्रथा को वैधता थे कि हाँ, दास रखना ज़रूरी है। और ये कौन बोलते थे? पुजारी वर्ग। और यही कारण है कि पुजारियों और कुलीनों के बीच संबंध में देखा गया है, अच्छी खासी क्या थी? बनती थी। चर्च सामंती व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। इसके पास भूमि भी थी और वे सामंतों के समान ही कृषि दासों से खेती करवाते थे। ये चर्च वाले लोग भी, पुजारी वर्ग भी किसानों से क्या करते थे? किसानों से, किसानी दासों से खेती करवाया करते थे और यह उनके आय का स्रोत भी था। इस पुजारी वर्ग पर राज्य के कानून भी लागू नहीं होते थे। उच्च स्तरीय पुजारी बहुत ही बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी और धनी भी हुआ वो करते थे। उन्होंने कानूनी संस्थाएं बनाई थी और उसे सामान्य जनों की आंखों में न्यायोचित ठहराया गया। ये पुजारी वर्ग इतना बड़े विशेषाधिकारी थे, ये खुद एक कानून बना लिए थे और ये कानून सभी के लिए मान्य थे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो शिक्षा पर भी उनका अधिकार था। पुजारियों का शिक्षा पर भी अधिकार था और उन्हें कला को धार्मिक कला में परिवर्तित कर दिया था। मतलब ये कि वही व्यक्ति, वे पुजारी लोग ये क्या किए थे कि जो कला था, वो कला को उन्होंने धार्मिक कला में परिवर्तित कर दिया। वे समाज पर शासन करते थे और उनके पास अपार धन थी, अपार इन द सेंस बहुत बड़ी मात्रा में। कुलीन वर्ग के साथ मिलकर उन्होंने समाज में त्रिस्तरीय वर्ग कायम किए थे। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पुजारी वर्ग और तीसरा सामान्य। उनके अनुसार ऊपरी दोनों दर्जों की सेवा करना, उनके लिए धन अर्जित करना सामान्य जनों का कर्तव्य था। मतलब कि पुजारी वर्ग हमेशा कहते थे कि हम लोग 3 वर्ग में हैं। पहला वर्ग कुलीन, दूसरा आपका पुजारी, जिसे आपका पादरी कहा गया और तीसरा सामान्य जन। और इसमें से जो हम लोग टॉप 2 में आते हैं, पहला कुलीन, दूसरा पुजारी, इनको सेवा करने का कार्य किनका है? सामान्य जन का। सामान्य जन का कर्तव्य है कि हम दोनों को, कुलीन वर्ग को भी और पुजारी वर्ग को भी क्या करें? सहायता करें और इनकी हर समय में क्या करें? सेवा करते रहे। भूमि पर नियंत्रण, कुलीन वर्ग के पुरुषों की बड़ी धार्मिक पदों पर नियुक्ति, भूमिपतियों द्वारा प्रार्थना स्थलों और चर्चों के निर्माण और उन पर काम करने वालों की नियुक्ति अधिकारण के कारण दोनों दर्जों में घनिष्ठ और राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। मतलब ये कि दोनों का क्या था? कॉमन था। भूमि पर नियंत्रण इनकी भी थी, पुजारियों के भी, तो कुलीनों को भी। कुलीन वर्ग के पुरुषों के बड़े धार्मिक पदों पर नियुक्ति की जाती थी। भूमिपतियों के द्वारा प्रार्थना स्थलों व चर्चों के निर्माण किया जाता था और उन पर काम करने वालों की नियुक्ति अधिकार के कारण दोनों दर्जों में घनिष्ठ संबंध थे। घनिष्ठ आर्थिक व राजनीतिक संबंध उनका मतलब है किसके किसके बीच? कुलीन वर्ग के बीच और पुजारी वर्ग के बीच। इन तीनों दर्जों को एक वैधानिक रूप दे दिया गया था, जिनके कारण कृषि दास व्यवस्था को जारी रखा गया और इसी कारण से कृषि दास व्यवस्था की समाप्ति और अन्य मध्ययुगीन संस्थाओं के रूपांतरण के बावजूद काफी दिनों तक कृषि जो थी ना, वो कृषि दास व्यवस्था कायम रही थी। तो दोस्तों, ये मुख्यतः देखा गया है फ्रांस की सामाजिक स्थितियों को लेकर के। अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे जहाँ पे हम पुनर्जागरण के विषय में बात करेंगे और भी कई सारे प्रमुख टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके इस बटन को ना क्लिक कर लेना।
ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करें आप तक ना सही से हो जाए और प्रॉपर तरीके से आप किसी भी एग्जाम का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो कर सको। हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो अपलोड किया है और मैं बता दूं कि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आप सबके लिए हेल्पफुल होंगी। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखते हो तो हिस्ट्री को लेकर के जो आपकी डर बनी हुई है वो डर खत्म हो जाएंगी। आप अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसी इन सभी पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे क्या देख सकते हो सॉल्यूशन, साथ ही कंसेप्ट और थ्योरी को अपने कंसेप्ट में माइंड में क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना हर बार की भांति, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको क्या करना सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके रखना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।